हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे और उस डाइपोल के ऊपर हम नेट फोर्स और नेट टॉर्क निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक डाइपोल लिया। लेट ए बी इज ए डाइपोल having dipole length 12 are placed in uniform electric field at an angle theta। कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को हमने थीटा एंगल के ऊपर प्लेस किया जिसकी डाइपोल लेंथ कितनी है? 12 है। ठीक है, तो देखो डायग्राम क्या होगा इसका कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस होती है और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? वो है E। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने किसी डाइपोल को कि एक AB डाइपोल लिया और इसको यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर प्लेस कर दिया। कि हमने कंसिडर कर लिया कि ये AB एक हमारा क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितने एंगल पे है? थीटा के ऊपर है। ठीक है, अब इसकी लेंथ हमें दे रखी है, वो दे रखी है 12। अब आप अगर चाहो तो इस ए पॉइंट पे माइनस क्यू ले लो, यहाँ पे प्लस ले लो, या फिर यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, वो माइनस क्यू, और बी के ऊपर चार्ज क्या होगा? प्लस क्यू। तो एक डाइपोल हो गया जिसका चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, लेंथ है 12, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल के ऊपर ये प्लेस्ड है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सबसे पहले होगा क्या कि ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव के ऊपर क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। यानी नेगेटिव इस डाइपोल की इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है, जिसको मैंने नाम दे दिया F1। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इस प्लस क्यू के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, और वो कितना होने वाला है? इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? F2। क्लियर है? अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स निकालेंगे तो वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? वो लगेगा QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे भी सेम है और इस जगह पे भी क्या है? सेम है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, वो कितना लगाएगा? QE, और माइनस से आप क्या बता रहे हो? डायरेक्शन। सेम अगर आप देखोगे प्लस क्यू पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? वो भी कितना लगाएगा? QE। तो हम पहले क्या निकालते हैं? फोर्स की बात करते हैं कि F1 और F2 की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सबसे पहले फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइनस क्यू चार्ज, डाइपोल के माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, वो लगेगा F1, और ये होने वाला है QE। डायरेक्शन आपने माइनस साइन देख के आपने डायरेक्शन बताई है कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा तो फोर्स पॉजिटिव की तरफ लगने वाला है। ये F1 है। अगर आप देखोगे प्लस क्यू के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि प्लस क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स कितना लगने वाला है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? Q इंटू E। तो F2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है? वो भी आ रही है QE। इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स, ये फोर्स कैसा है? ये लीनियर फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालोगे तो अगर आप देखोगे कि F1 लग रहा है लेफ्ट में तो F2 लग रहा है राइट में, यानी दोनों फोर्स की वैल्यू तो क्या दे रही है? सेम है, बट दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, बट अनलाइक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो हो जाएगा F नेट इक्वल्स टू, तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाहे F2 माइनस F1 करो चाहे F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो अगर मैं चाहे F2 माइनस F1 करूंगा या फिर F1 माइनस F2, वैल्यू कितनी आनी है? वो आनी है QE माइनस QE, और नेट फोर्स कितना आएगा? 0। तो डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है? 0 लगता है। तो हमने यहाँ पे फोर्स की बात कर ली, अब हमें किसकी बात करनी है? टॉर्क की बात करनी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि फोर्स हमें पता है और फोर्स
आया है तभी आप क्या निकाल पाओगे, टॉर्क निकाल पाओगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप मान लो ये आपके पास डाइपोल है, ये पेन मैंने डाइपोल कंसिडर कर लिया, और इस डाइपोल के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा इधर की तरफ लग रहा है। मतलब ये मान लो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। तो ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्योंकि हमने क्लास 11th में रोटेशनल मोशन में पढ़ा है कपल ऑफ फोर्स कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी भी चीज के दो अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं तो वो क्या करते हैं, रोटेट करता है। कि अगर मान लो ये वायर है, इसके दोनों अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, और फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट करेगा तो यहाँ पे फोर्स कौन सा आएगा, रोटेशनल फोर्स आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है कि दोनों फोर्स क्या है, आप बोल सकते हो दोनों फोर्स इक्वल है, पैरेलल है और अनलाइक है। अनलाइक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास फोर्स की बात हो गई है। अब देखो इसके अंदर हम बात करेंगे कि टॉर्क क्या होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि चूंकि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, नेट फोर्स तो डाइपोल पे कितना है, जीरो। और होने वाला क्या है, नाउ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्टिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स, सेम पॉइंट पे नहीं होने चाहिए। अगर मान लो इस पॉइंट पे मैंने कहा इस पॉइंट पे ही 10 न्यूटन नीचे और 10 न्यूटन ऊपर, तो वो तो कैंसिल आउट कर देगा। बट अलग अलग पॉइंट के ऊपर लगने वाला है, एक इस पे 10 नीचे और इस पे 10 ऊपर, तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं तो एक्टिंग ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन डाइपोल, then torque, then it will rotate and torque will be क्या होगा, प्रोड्यूस्ड। और टॉर्क आने वाला है और टॉर्क फॉर्म होगा। तो यहाँ पे टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क होता है, वो होता है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स और उन फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे, आइदर फोर्स, ये प्रोडक्ट होता है आइदर फोर्स, और दोनों फोर्स के क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी बोथ फोर्सेस। अगर आइदर फोर्स, पहला फोर्स आप चाहे F1 ले लो चाहे F2 ले लो, दोनों की वैल्यू तो कितनी है, QE है। तो यहाँ से आप बोलोगे तो ये तो F1 और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो F2 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रही है, F2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, सेम F1 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आएगी और दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। तो मैंने, या फिर आप F1 यहाँ पे, तो F1 का यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगी वो F1 के भी परपेंडिकुलर होगी और F2 के भी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ N, तो अगर आप देखोगे Bn जो है वो F2 के भी परपेंडिकुलर है और F1 के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें Bn निकालना है, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, Bn, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। इक्वेशन 1 हमारे पास थी, वो थी F1 बराबर QE, और इक्वेशन 2 थी F2 इक्वल टू QE, यही थी। ये इक्वेशन 1 आई थी हमारे पास और ये इक्वेशन 2 आई थी। अब हमारे पास इक्वेशन 3 आई है। F1 की वैल्यू तो हमें पता है, बट Bn की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। Bn क्या है, दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होने वाला है। और अब हमें Bn निकालना है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एंगल 90 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ABN। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल से हम वैल्यू निकालते Bn की। तो इन ट्राइंगल ABN, अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल को बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ये A है, ये N है और ये B है। इस डाइपोल की लेंथ है 12 और ये एंगल क्या है, थीटा, और ये एंगल है आपका 90 डिग्री। क्लियर है। अब थीटा के सामने तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और ये बेस। क्लियर है। हमें देखो Bn, तो यानी हमें Bn की वैल्यू तो निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर तो चाहिए हमें निकालना है, और हाइपोटेनियस हमें पता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को मिलाकर फॉर्मूला बनता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी P तो कितना है Bn और हाइपोटेनियस कितना है 12। तो Bn की वैल्यू कितनी आ गई, 12 साइन थीटा।
ये इक्वेशन नंबर 4 क्लियर है। अब देखो क्यू F1 की वैल्यू तो इक्वेशन 1 से और Bn की वैल्यू 4 से कहाँ पुट कर देंगे 3 के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा टॉर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पुट इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 3, 1 एंड 4 को 3 में पुट करेंगे तो टॉर्क आएगा। देखो F1 की वैल्यू तो कितनी है QE और Bn की वैल्यू कितनी है 12 sin थीटा। क्या F1 की वैल्यू तो हमने क्या पुट की QE, ये पहले हमने निकाला था, मैंने मिटा दिया, ठीक है। QE और Bn की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये 12 sin थीटा। अब अगर आपको पता है कि जो डाइपोल है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, वो होता है Q इंटू 12, तो यहाँ से मैं Q इंटू 12 को तो क्या लिख सकता हूँ P, क्योंकि P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 12। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो बचा क्या E sin थीटा, यानी टॉर्क कितना आया P E sin थीटा। P क्या है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप देखोगे तो ये थीटा किस किस के बीच में होने वाला है, तो वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होगा, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी अगर आप देखोगे तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, तो इधर की तरफ आपका क्या जा रहा है, वो जा रहा है डाइपोल मोमेंट, और इधर क्या जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लिख सकते हो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन थीटा और डॉट में क्या आता है कोस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो P क्रॉस E। ये हमारे पास क्या है टॉर्क। क्लियर है यहाँ तक कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइपोल को रखते हैं, तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर थीटा पता है आपको, एंगल पता है, तो क्या होगा P E sin थीटा। ये हमारे पास आने वाला है टॉर्क। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके स्पेशल केस की बात करते हैं। अब देखो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आई, वो आई टाउ इक्वल्स टू P E sin थीटा, वो थीटा P और E के बीच में एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पे केस 1 की बात करता हूँ कि सबसे पहले अगर मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, मान लो 0, इसका मतलब है कि P और E के बीच में एंगल कितना है 0, कि जिस डायरेक्शन में E जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तभी दोनों के बीच में एंगल कितना आना है 0। तो अगर आप देखोगे डायग्राम में होने वाला क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स होती है, क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव, E की डायरेक्शन तो फिक्स है। अब आपको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या रखनी है, इसी डायरेक्शन में रखनी है, कि डाइपोल मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे डाइपोल को रखोगे तो देखो डाइपोल आपको रखना पड़ेगा इस तरीके से कि डाइपोल मोमेंट भी क्या जाए, P भी इसी डायरेक्शन में हो, और P इस डायरेक्शन में होने के लिए P कैसे जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये डाइपोल का माइनस चार्ज होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे सेम डायरेक्शन में। और टॉर्क कितना आएगा यहाँ पे, तो टाउ इक्वल्स टू P E sin 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो टॉर्क आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप केस को देखोगे तो ये बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों बनेगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से डाइपोल क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, और 0 आ रहा है तो इक्विलिब्रियम, यानी ये कौन सा केस बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अगर यही सेम मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं केस 2 के अंदर थीटा की वैल्यू क्या ले लूं 180 डिग्री, यानी अगर आपके पास थीटा क्या है 180 का मतलब अगर आपका इधर E जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाना चाहिए P, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 180। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन क्या है फिक्स है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए कि ये डाइपोल रखा तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि E इधर जा रहा है तो P क्या जाना चाहिए अपोजिट में। अब P अपोजिट में जाने के लिए ये चार्ज कौन सा होगा माइनस Q, और ये क्या होगा प्लस Q, क्योंकि डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहले तो हम टॉर्क निकालते हैं कि टॉर्क होगा कितना, तो टॉर्क होने वाला है P E sin 180। थीटा की वैल्यू कितनी है 180 और साइन 180 कितना होता है 0, तो यहाँ पे भी टॉर्क आने वाला है 0। बट अगर आप देखोगे तो ये कौन सा केस बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो डाइपोल क्या होगा यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये केस बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। और अगर मैं थर्ड केस की बात करूं कि अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे 90, अगर आपके पास थीटा कितना है 90, तो देखो साइन के अंदर आपको पता है साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, यानी थीटा की वैल्यू 0 पे
वैल्यू क्या आनी है, मिनिमम, और 90 पे थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो साइन 90 कितना होगा, 1, यानी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे थीटा 90 है तो टॉर्क कितना होगा, वो होगा पी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क आपके पास आ रहा है पी, और वो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क। और अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में एंगल कितना लेना है हमें, 90 डिग्री। तो मैंने डाइपोल को इस तरीके से रखा कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ पे टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और 0 और 180 के ऊपर आपका मिलने वाला है 0 0 टॉर्क, बट 0 पे स्टेबल होगा और 180 पे अनस्टेबल होगा।